इस वीडियो में हम लोग सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है दहन एवं ज्वाला। ठीक है, तो ये आपका अभी इससे पहले जो भी चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, और साथ ही में जो भी 4 तक का PDF था वो भी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका वीडियो भी बना हुआ है और नीचे सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई इस वीडियो पे अगर कोई ऐड दिखता है तो उसको स्किप ना करें, उसको पूरा वॉच करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है आपका दहन एवं ज्वाला। ठीक है, दहन का मतलब सिंपल जो जलता है, और ज्वाला का मतलब जो कुछ है जो ज्वाले के साथ में जलते हैं, हम इसमें समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ज्वाला, जैसे कोयला आप देखे होंगे जलते हुए। ठीक है, तो वो आग मतलब ज्वाला के साथ नहीं जलता। जिस प्रकार से मोमबत्ती जलता है इस तरीके से, उस तरीके से कोयला को आप जलते हुए नहीं देखते हैं, वो हीट हुआ रहता है, वो लाल हुआ हुआ रहता है। ठीक है, तो उसका अलग तरीका है। और ये कुछ चीज़ें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्वाला के साथ जलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अपने आरामदेह जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये सभी को पता है। ठीक है, ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, और हमने पीछे जो भी पढ़ाया था वो भी इसमें आपका उससे भी रिलेटेड कुछ होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऊर्जा के बारे में भी बताए थे कि ऊर्जा का ना तो विनाश होता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऊष्मा यानी हीट, हीट भी ऊर्जा का ही एक रूप है। जो भी हीट देखते हैं वो एक्चुअली एक ऊर्जा का ही रूप है। आदिकालीन लोगों के लिए अग्नि एक पूर्ण रूप से रहस्य थी। जो पहले वाले जो भी मनुष्य थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में पाषाण काल, तो उस समय जो मनुष्य थे, उस समय तो अगर बहुत पहले की बात करें तो उसमें आग भी नहीं था। ठीक है, लोग इससे अनजान थे। तो बाद में ये किसी भी तरीके से आया तो लोग इसको देखकर डरते भी थे। ठीक है, इससे दूर भागते थे, क्योंकि मानते थे ऐसा कि ये एक चमत्कार है, ऐसा कुछ मानते थे, अलौकिक शक्ति है। बाद में धीरे धीरे क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अग्नि एक पूर्ण रूप से रहस्य थी। उनका विश्वास था कि यह एक अलौकिक शक्ति है, यानी अग्नि देवता इसको फायर गॉड की कारण है, मतलब ये ऐसा समझते थे। यह कहा जाता था कि सभ्यता का आरंभ तब हुआ जब मनुष्य को आग उत्पन्न करने, उसे नियंत्रण करने तथा उसके सही उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य का जो सभ्यता का आरंभ तब हुआ जब लोगों ने आग पे नियंत्रण करना सीखा, तब कि आग को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि आग से हम लोग भोजन बना सकते हैं, खा सकते हैं, और उनका यूज कर सकते हैं रोशनी के रूप में। साथ में जंगली जानवरों से सुरक्षा भी इससे हम लोग कर सकते हैं। और विज्ञान ये भी मानता है कि जो हम लोग पके हुए भोजन खाते हैं उससे हमारे जो दिमाग होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो पहले तो ऐसा आग ही नहीं था, तो लोग कच्चे ही खाते होंगे, तो वैसे सिचुएशन में उनका विकास नहीं होता होगा। तो जब उन्होंने पकाकर खाना शुरू किया तो ये सब फिर उसका जो विकास था वो धीरे धीरे हुआ, तथा उसके सही उपयोग संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पे उसने नियंत्रण करने तथा उसका सही प्राप्त हुई। ठीक है, आजकल विविध परियोजनाओं जैसे खाना पकाने, औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने इत्यादि के लिए हमें घरों में, उद्योगों में एवं परिवहन में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करना पड़ता है। तो विभिन्न उद्योगों में, खाना पकाने में, ऐसे तमाम बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिनमें हम लोग आग का अर्थात ऊर्जा का इस प्रकार का यूज करते हैं। गोबर के घरों, उद्योगों में एवं परिवहन में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए हमें घरों में, उद्योगों में एवं परिवहन में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। लाइक अगर हम अपने घर पे खाना बनाना हो तो हम लोग गैस का यूज करते हैं, तो वो एक ईंधन है। लकड़ी का भी यूज करते हैं कुछ लोग, तो वो भी एक ईंधन है। पेट्रोल अगर हम लोग यूज करते हैं अपने गाड़ी में, ठीक है, तो वो परिवहन के लिए करते हैं, तो वो भी एक ईंधन है। ठीक है, तो हम लोग विभिन्न प्रकार के ईंधनों का यूज करते हैं, उपयोग करना पड़ता है। गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, LPG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आदि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ईंधन के जलने
की प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा मानव के उपयोग के लिए ऊर्जा का सर्वाधिक सामान्य रूप है। हम प्रतिदिन अपने घरों में कोयले जैसे एक ईंधन को जलाते हुए देखते हैं, ठीक है, जलते हुए देखते हैं। हम मोमबत्ती के ज्वलन से भी परिचित हैं। दोनों के ज्वलन का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। आपने देखा भी होगा मोमबत्ती ज्वाला के साथ ही जलती होगी, ठीक है, उसमें इस प्रकार से ज्वाला भी रहता होगा ऊपर, लेकिन कोयला जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, जबकि कोयला ज्वाले के बिना जलता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि अनेकों पदार्थ ज्वाला के बिना जलते हैं। ऐसे बहुत सारे पदार्थ ज्वाला के बिना जलते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी हैं जो ज्वाला के साथ जलते हैं। तो इस अध्याय में हम ज्वलन की रासायनिक प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया के क्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रकार अध्ययन करेंगे। तो एक्चुअली ये जो भी आग का जलना वो एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि आग बिना ऑक्सीजन से जल ही नहीं सकता, ठीक है। वो जलता तब है जब वो ऑक्सीजन से केमिकली रिएक्शन करता है, तब जलता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे करे देखे और समझे। इसमें देखिए पत्थर के दो टुकड़े, क्योंकि फर्स्ट टाइम आग तो था, धीरे आग का जब ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसे सारी सुविधा आग के लिए नहीं था जैसे अभी लाइक माचिस है, ठीक है, लाइटर वगैरह होता है, ठीक है, इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं आग जलाने के लिए। तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय आपस में दो पत्थर को रगड़कर मतलब छोटे छोटे टुकड़े को जलाया जाता था। फिर उस छोटे छोटे टुकड़े जो भी लकड़ी का पत्ता ये सब होता था उसको जलाकर फिर बड़े बड़े चीज़ को जलाया जाता था। तो पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में कसकर रगड़ते हैं तथा पत्थरों को परस्पर रगड़ने से घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ये गर्म हो जाते हैं। अंधेरे में काफ़ी जोर से रगड़ने पर इनसे चिंगारी निकलती है, दिखाई पड़ती है, जो अग्नि का एक रूप है। प्राचीन समय में अग्नि उत्पन्न करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ सुविधा नहीं था और उस समय रोशनी का एकमात्र सोर्स यही था, ठीक है, आग जलाना। आपने पहले गुफा वगैरह में भी देखा होगा तो सिर्फ लकड़ी में खोसा हुआ आग की तरह इस प्रकार से रहता होगा, ठीक है। तो ये सब आप देखे होंगे। तो उस समय ऐसा ही था, अभी तो बल्ब वगैरह भी है। दूसरा में आपका है कि सूरज की रोशनी से कागज का एक टुकड़ा रखते हैं। आवर्धक लेंस यानी लेंस जो होता है आवर्धक लेंस, या फिर आप चश्मा देखोगे पावर वाले, तो लाइक उसको आप समझ सकते हैं। उसी को अगर हम सूरज की सहायता से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित करते हैं तो थोड़ी देर में छूने पर कागज गर्म महसूस होता है। अधिक देर तक केंद्रित करने पर कागज जलने लगता है। अतः इस विधि द्वारा भी अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। तो ऐसे भी आप आग उत्पन्न कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा होता है। उपर्युक्त प्रयोग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी चीज़ को जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। तो ये तो स्पष्ट है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, और आग की नहीं आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा और हीट की भी आवश्यकता होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे साफ चित्र नहीं है बट यहाँ पे केंद्रित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उपयुक्त प्रयोग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। ये तो हमने देख लिया। अब है दहन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में कोयला, लकड़ी, केरोसिन आदि को जलते हुए देखते हैं। सभी ईंधन वायु में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लकड़ी एवं केरोसिन वायु में जलकर ऊष्मा एवं पीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मैग्नीशियम का फीता हमने पीछे भी पढ़ा था, मैग्नीशियम का फीता या फिर ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा एवं चकाचौंध करने वाली प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने की ये सभी प्रक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिन्हें दहन हम लोग कहते हैं, ठीक है, दहन कहते हैं। दहन के समय पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो रासायनिक प्रक्रिया क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो केमिकली रिएक्शन करता है और वो जलता है। क्योंकि अगर हम कोई जलती हुई मोमबत्ती को अगर हम ढाँप दें गिलास से या फिर ऐसा ढाँप दें कि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं जा पाए तो वो बुझ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इससे भी स्पष्ट है कि बिना ऑक्सीजन का वो नहीं जला, क्योंकि वहाँ पर वो रासायनिक क्रिया करता है और रासायनिक प्रक्रिया है जिन्हें हम लोग दहन कहते हैं। दहन के समय पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है।
उष्मा ऑक्सीजन से जो भी रिएक्शन होता है उससे हमारा उष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आपका, यहाँ पे इसको चकाचौंध जो मैग्नीशियम का एक फीता लिया हुआ है इसको जलाया जा रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम के फीता का जलना, तो इस प्रकार से चकाचौंध करने वाली प्रकाश उत्पन्न होगा। अब अगर हम देखें, अतः दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ समानता ऑक्सीजन में जलकर उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो आपसे अगर दहन पूछा जाए तो बोलेगा वैसे रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ समानता ऑक्सीजन में जलकर उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। दहन प्रक्रिया के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्नांकित तथ्यों पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला में आपका पदार्थों के जलने पर ऑक्साइड का बनना। पदार्थ वायु या फिर ऑक्सीजन में जलकर उष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं तथा अपना अपना ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी पदार्थ हो वो अपना अपना ऑक्साइड बनाते हैं। इसे दर्शाने के लिए हम निम्नांकित प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला में आपका यहाँ पे कुछ करे देखे समझे वाला है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का छोटा फीता, चारकोल का टुकड़ा और फिर माचिस की तीली का सिरा लेते हैं। इन्हें चिमटा से पकड़कर अलग अलग बुनसेन ज्वालक के निकट ले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये वस्तुएं जलती है तथा उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में ये वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना अपना ऑक्साइड बनाते हैं। लाइक यहाँ पे वस्तु है और ऑक्सीजन अगर उसमें मिलेगा और जलने पर वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। जो भी वस्तु होगा वो अपना ऑक्साइड बनाएगा और उष्मा और साथ में प्रकाश उत्पन्न करेगा। प्रकाश का या तो चमक या फिर ज्वाला के रूप में उत्पन्न होता है। प्रकाश जो होता है या तो चमक या फिर ज्वाला के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे फिगर दिया हुआ है, चिमटा से पकड़ के वहाँ पे इस प्रकार से जला रहा है। उदाहरण में मैग्नीशियम का छोटा फीता एवं कोयला अर्थात कार्बन जलने पर वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना अपना ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जैसे ये बना हुआ, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्मूला 2MgO है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इससे होकर ये और प्लस में उष्मा प्रकाश तो ये देगा। जो भी वस्तु जलेगा वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे कोयला अर्थात कार्बन जल रहा है तो ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा और उष्मा प्रकाश तो ये देगा ही। यानी कोई भी वस्तु जलेगा वो अपना अपना ऑक्साइड देगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दहन उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब दहन उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ज्वलन या दहन सिर्फ ऑक्सीजन में ही होना चाहिए। हम जानते हैं कि एंटीमनी क्लोरीन में तथा मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलकर काफ़ी उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन में होना चाहिए दहन, ठीक है। एंटीमनी और क्लोरीन में तथा मैग्नीशियम नाइट्रोजन में, यानी एंटीमनी जो क्लोरीन में तथा मैग्नीशियम जो नाइट्रोजन में जलकर काफ़ी उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंटीमनी और क्लोरीन मिलकर जलने पर ये एंटीमनी क्लोराइड और उष्मा प्रकाश भी मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन है ही नहीं। यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलकर आपका यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है, उष्मा प्रकाश देता है। तो ये भी आप याद रखें। इन दोनों अभिक्रियाओं में उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं और इसलिए ये दहन के उदाहरण हैं, क्योंकि ये भी तो जल रहे हैं। दाह और आदाह पदार्थ, अर्थात जो जलने वाला पदार्थ एक होता है, एक नहीं जलने वाला पदार्थ होगा। सिंपल वही वो यहाँ पे दाह पदार्थ और अदाह पदार्थ। जो जलेगा वो दाह होगा क्योंकि वो दहन करेगा, जो नहीं जलेगा वो अदाह होगा। हमारे दैनिक अनुभव बताता है कि कुछ पदार्थ दहन के योग्य होते हैं और कुछ नहीं होते। तो हमारे चारों ओर ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो जल भी सकते हैं और नहीं भी जल सकते। तो वे पदार्थ जो दहन के योग्य होते हैं अर्थात दहन की क्रिया करते हैं वो दाह पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज, भूसा, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि दाह पदार्थ है। ये तो आप समझ सकते हैं, सब काफ़ी ईजी है। तो दाह पदार्थ यानी फ्यूल या अर्थात ईंधन भी कहलाते हैं, जो जलते हैं वो। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। चूँकि हमारे शरीर में भी ऊर्जा चाहिए तो भोजन ही हमें ऊर्जा देता है, तो अर्थात भोजन हमारा ईंधन है, ठीक है। हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया द्वारा टूटता है तथा उष्मा उत्पन्न करता है। जो हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ है वो अभिक्रिया होता है और वो टूटता है। जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज रहता है, ठीक है, उसका ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन होकर वो टूटता है और हमें ऊर्जा देता है, जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो हमारे शरीर में भी इस प्रकार से रिएक्शन होता है पदार्थों का और इस प्रकार से हमारा उष्मा उत्पन्न होता है। वे पदार्थ जो दहन के योग्य नहीं होते हैं अर्थात दहन की क्रिया नहीं करते उसको अदाह पदार्थ कहलाता है।
वो अदेह पदार्थ कहलाता है। अदेह पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहे की कील हो गया तो ये सब जलेगा नहीं, कांच हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, आदि अदेह पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ करें और समझे तो कुछ पदार्थ जैसे कागज, भूसा, क्रूसीन, माचिस का तेल हो गया, लोहे, कील, पत्थर, टुकड़े, सीमेंट का चारकोल आदि एकत्र करें। शिक्षक के मार्गदर्शन से इनमें से प्रत्येक को पदार्थ को बारी बारी से जलाने का प्रयास करें। यदि पदार्थ जलता है तो अर्थात दहन की क्रिया करते होती है, और तो उसे हम लोग दह पदार्थ कहेंगे, और नहीं तो फिर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये तो ईजी है। अब यहाँ पे आपका दह पदार्थ और अदह पदार्थ, तो कागज आपका दह पदार्थ होगा, और भूसा भी दह पदार्थ होगा, सीमेंट भी दह पदार्थ होगा, नहीं होगा। ठीक है, सीमेंट दह पदार्थ नहीं होगा। उसी प्रकार से लोहे भी अदह होंगे, पत्थर, टुकड़ा, तो कांच, चारकोल, ये चारकोल जलता है ना, तो वो दह हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें देख लीजिएगा कौन दह होगा कौन दह नहीं होगा। तो ये तो ईजी है। यहाँ पे पदार्थों की दहन की दर क्या है, तो दह पदार्थ का छोटा टुकड़ा, ठीक है, बड़े टुकड़े की अपेक्षा अधिक सुगमता से आग पकड़ लेता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जो कोई मोटा सा टुकड़ा है, इसको जलाने के लिए आपको अधिक तापमान की आवश्यकता है, लेकिन एक कागज पतला सा, उसको जलाने के लिए आपको कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही दर होता है। तो यहाँ पे बोला सुगमता से आग पकड़ लेते हैं, इससे हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग है, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, इसे चिमटा से पकड़कर मोमबत्ती की ज्वाला में 2 मिनट के लिए रखते हैं और इसका अवलोकन करते हैं कि अब इस प्रयोग को लकड़ी की एक बड़ी चैली के साथ दोहराते हैं। ठीक है, अब इसी प्रयोग को एक लकड़ी का चैली के साथ अगर दर्शाते हैं तो हम पाते हैं कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा उसकी बड़ी चैली की अपेक्षा अधिक सुगमता से आग पकड़ता है। ठीक है, तो यानी जो हल्का होगा, यानी जो पतला होगा, वो आसानी से आग पकड़ लेगा। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी दह पदार्थ का छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े की अपेक्षा अधिक सुगमता से आग पकड़ता है। हमने देखा भी कि कोयले का या फिर लकड़ी की अंगीठी को जलाने के लिए हम पहले घास भूसा या फिर सूखी पत्तियों को जलाते हैं, जैसे पहले होता था। पहले पत्थर था, इस प्रकार से पहले जो चुनकर घास भूसी सूखी पत्तियों को जलाया जाता था पत्थर से रगड़ कर, और उसके बाद बड़े बड़े चीज़ों को जलाया जाता था। फिर उसमें कोयले या फिर लकड़ी के टुकड़े को डालते हैं। लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े को जब छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, तब उसके समान आयतन से ही नए पृष्ठ बन जाते हैं। इस प्रकार लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में हम समान द्रव्यमान के लिए अपेक्षाकृत अधिक पृष्ठ क्षेत्र हो जाता है, और इसके कारण वे अपने दहन ताप तक शीघ्र ही गर्म होकर आग पकड़ लेता है। यानी पतला कोई भी है तो उसके लिए कम तापमान की आवश्यकता, क्योंकि वो कम ताप पर जल जाएगा। ठीक है, और जो ज़्यादा मोटा होगा, जिसका आयतन वो सब पृष्ठीय जो भी है वो ज़्यादा रहेगा, तो उसको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। चैनल पर चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देगा। कोई ऐड दिखता है तो उसको स्किप ना करें, फुल वॉच करें। तो हम लोग अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, और क्वेश्चन आंसर के लिए आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।